अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके बीटीसी या डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में है तो उनके लिए ये वीडियो खास है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको गणित में चाहते हैं कि 25 में 25 अंक है और आप चाहते हैं पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में डिस्कस करें, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और हमारे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों की और हम बताएंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले। अब दोस्तों आप लोग डीएलएड के अंतिम सेमेस्टर में इस समय है, आप लोग यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस समय आपकी बैक नहीं आनी किसी भी कीमत पर। क्योंकि इस समय बैक आने का मतलब है दोस्तों, क्योंकि आज से आपकी लगभग इस पेपर के बाद आपका बीटीसी या डीएलएड समाप्त हो जाएगा, तो बैक आना मतलब आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो अभी तक आपकी कितनी भी बैक आ चुकी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको बैक नहीं लानी है। तो दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और डिस्कशन करेंगे वीडियो में। आज का आपका पहला प्रश्न है, 3125 का घातीय संकेतन है। तो आपके सामने दोस्तों चार विकल्प दिख रहे हैं, 5 की घाते 5, 3 की घाते 5, 3 की घाते 4 या 5 की घाते 4। तो आपके मन में काफी आ रहा होगा कि कौन सा विकल्प हो सकता है। जो बच्चे तुक्का लगाते हैं, देखिए दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन के आपको एक नंबर मिलेंगे, तो आप लोग अपने आप को हर क्वेश्चन के एक एक अंक देते जाएंगे जितने क्वेश्चन सही हों। आपके लिए सरप्राइज है कि टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। देखिए 3125 का घातीय संकेतन निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं। अब जिन बच्चों की मैथ काफी अच्छी हो वो तो बहुत ही अच्छी देखते तुक्का मार देंगे या लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों प्रॉपर तरीका रहेगा 3125। ठीक है दोस्तों, 5 और 3 की बात दिया गया तो मतलब 5 का फैक्टर बना लेते हैं। पहले 5 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 50 25। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर दोस्तों 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से भाग करेंगे दोस्तों, 50 25, और फिर 5 से एक बार भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो दोस्तों टोटल गिन लीजिए 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार ये आ रहा है, 2 बार ये आ रहा है। तो टोटल हम दोस्तों कैसे लिखेंगे, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 बराबर है। दोस्तों इतनी बार गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3125। तो दोस्तों आपकी 5 की घाते कितना बन जाएगा, 5 की घाते यहाँ से 4। ठीक है 3125। तो दोस्तों हम पूरा आपको सॉल्व करके क्वेश्चन बताएंगे कि आप लोग भाई देखिए लास्ट टाइम है, दोस्तों के भरोसे मत जाइएगा, अपने भरोसे जाइएगा और आप लोग अच्छे अंक लाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने अति लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे और बहुविकल्पीय है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटने वाला नहीं है। इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक की देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ 5 सही लिखा था लेकिन यहाँ गलती की ना, तो यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, 5 की घाते 5 है। दोस्तों देखिए हमने यहाँ 5 बार लिखा भी था। देखिए दोस्तों इस तरह आपसे भी गलती हो सकती है, जिस बच्चे ने नोटिस किया होगा वो बच्चे काबिले तारीफ है, क्योंकि दोस्तों हम यही चेक कर रहे थे कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं या नहीं वीडियो में। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे सिर्फ देखते रहते समझते कम है। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ऐसे सरप्राइज आपको वीडियो में और देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किस संख्या का घन आपका 64 है। घन का मतलब होता है दोस्तों क्यूब। ठीक है, किस मतलब मान लेते हैं किस संख्या का घन आपका 64 है। तो मान लेते हैं कि एक्स क्यूब बराबर 64। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा आपका 64 का क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिंपली पता चल जाएगा कि आपका 4 का घन 64 होता है, क्योंकि दोस्तों आप 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना होता है, 16 गुणे 4 कर देंगे तो 64 आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, लेकिन अगर आपको दोस्तों प्रॉपर तरीके से करना है तो मान सकते हैं कि माना x का घन 64 है, तो अंडर रूट क्यूब रूट 64 करके दोस्तों इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, आसान सा क्वेश्चन आता है ऐसे पेपर में, तो ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है ये। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दोस्तों पेपर में आपको देखने को मिले तो आप लोग दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, या तो एक काम और कर सकते हैं, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप लोग दोस्तों उसका गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे दोस्तों 4 का गुणा आप 3 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा, 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 गुणे 6 216 होता है, और 8 8 64 गुणे 512। तो दोस्तों ये सब संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जो 64 घन है सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या रहा आपका कि -5/9 का घन होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा दोस्तों दिमाग लगाने वाली बात है। -5/9 का घन क्या होगा। दोस्तों पहले आप ये बताइए इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर हम कोई संख्या को दोस्तों ये समझिए -1 गुणे
-1 गुणे -1 करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर गुणे दोस्तों माइनस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1। तो दोस्तों इससे हम एक चीज सीखे पहले इसमें कि जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, या तो दोस्तों वो विकल्प नंबर बी होगा या विकल्प नंबर डी होगा। मतलब आपका ए और सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस में दिया नहीं गया, प्लस में दिया गया है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं -5/9 का क्यूब कितना होगा। इसका क्यूब कर दीजिए आप लोग। 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। और 9 का दोस्तों क्यूब कितना हो जाएगा, 9 × 9 = 81, 81 × 9 729। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको पेपर में आगे से देखने को मिले तो इस बात को आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या रहा आपका, क्यूब रूट के अंदर है आपका 125 × 743 का मान होगा। क्या लिखा है दोस्तों, क्यूब रूट के अंदर 125 × 343, यहाँ पर बाहर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 125 का हम ऐसा 3 का पेयर बनाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 5 × 5 × 5, 25 × 125, ये अंडर रूट के आपका क्यूब रूट के अंदर है। और दोस्तों गुणे 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 = 49। ठीक है, 7 × 7 × 7। तो जो आपका दोस्तों क्यूब रूट बाहर आता है ना वो 3 के पेयर में होता है। जैसे जो आपका दोस्तों जो अंडर रूट होता है आपका वो 2 का पेयर होता है। जैसे दोस्तों आप अंडर रूट 25 लिखते हैं आप लोग, यहाँ पर 2 लिखा नहीं होता, वैसे होता है ऐसे। तो दोस्तों जब हम इसके अंदर ऐसे लिखा रहता है ना 25 का मतलब ये होता है 5 × 5, और बाहर ये दोस्तों रूट लगा है तो 1 5 बाहर आ जाता है। तो दोस्तों जब यही बात होती है ना, आपने यहाँ पर 3 लिखा है मतलब क्यूब रूट है, अगर दोस्तों 5 × 5 × 5 3 बार लिखेंगे तो उसका 3 पेयर बनता है, उसका 1 5 बाहर आता है, ये आंसर होता है। ठीक है, इस कंडीशन में तो दोस्तों यहाँ पर देख लोगे 3 3 का पेयर जोड़ा बना लेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा और आपका दोस्तों 1 7 बाहर आ जाएगा, तो गुणे होगा 7 × 5 = 35। कितना हो जाएगा, 35। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन रहते हैं लेकिन पेपर में आ जाते हैं कभी कभी तो दिक्कतें पैदा होती हैं अगर आपको तरीका नहीं पता है। तो इसका पहला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या रहा आपका, 0.0000008 का घनमूल है। अब दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। अब तुक्का लगाने वाले बच्चे तुक्का लगा सकते हैं, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। पहले तुक्का में आपको आंसर देना, उसके बाद आप लोग अपने दिमाग से भी आंसर करेंगे। तो दोस्तों देखिए पहले लिखा क्या, क्वेश्चन को लिखते हैं 0. कितनी बार दोस्तों 0 है, 3 2 5 बार 0, 1 2 3 4 5 और फिर दोस्तों लिखा 8। एक काम करते हैं, सबसे पहले दोस्तों इसका दशमलव चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितनी बार संख्या आ जाएगी, एक के बाद कितना आएगा, 3 3 6 0 आ जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कुछ संख्या आपका ऐसा हो गया 8/3 3 6, ये दोस्तों लिख सकते हैं 10 के घाते 6, या ऐसे लिखे रहते हैं, बात तो वही होती है। अब दोस्तों अगर हम इसका घनमूल निकालें तो ये सही रहेगा। ठीक है, 8 की इसका हम अगर हम घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ये लगाएंगे, क्यूब रूट कर देंगे। तो दोस्तों सबको सभी बच्चों को पता होगा कि भाई 8 का जो घनमूल बाहर आएगा वो 2 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 है ना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे पेयर बनेगा आपको हमने पहले बताया था, 3 का पेयर लिया जाता है, मतलब ये 10 × 10 × 10 3 बार और 10 × 10 × 10, टोटल 206 बार लिखा जाएगा। तो दोस्तों 2 10 बाहर आ जाएगा, मतलब कितना बाहर आएगा, 10 × 10 या 10 का स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है ना दोस्तों, हमने बोला ना 3 3 का जोड़ा, क्योंकि 8 आपका कैसे लिखा रहेगा, 2 × 2 × 2। तो दोस्तों एक जोड़ा आपका बाहर ये आ गया और 10 ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो मतलब दोस्तों 2 आपका हो गया 100। तो भाग कर लेते हैं अब, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.02। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों तो चलिए देखते हैं विकल्प में कौन सा आपका आंसर सही है। विकल्प नंबर दोस्तों बी आप देख रहे होंगे 0.02, यही आपका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो भाग करना तो दोस्तों सभी बच्चों को आता होगा। देखिए अगर अगर लिखा होता दोस्तों 2/10, तो आपका इसका आंसर क्या होता है, सभी बच्चों को पता है 0.2 हो जाता है। अब दोस्तों अगर 2/100 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 0.02 ये होगा ना। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को थोड़ी बहुत। तो अब दोस्तों कभी ऐसे लिखा आएगा 0.2/10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.02। ठीक है, वही दोस्तों हम करके आपको दिखाना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, उसमें और आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं। 256/441 का वर्गमूल होगा या है, क्या होगा दोस्तों, 256/441। ठीक है, इसका अंडर रूट पूछा गया है। तो दोस्तों 256 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 441 का हो जाएगा 21।
16 का स्क्वायर दोस्तों होता है 16 गुणे 16 करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा, सभी बच्चों को पता होगा। देखिए थोड़ी बहुत चीजें दोस्तों आपको 20 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, वर्ग क्या होते हैं 20 तक के, 11 को 121 होता है, 13 को 169 होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। 16 गुणे 16 करेंगे 256 आएगा, और 21 गुणे 21 करेंगे आपका आ जाएगा दोस्तों 441। ये सब चीजें दोस्तों आप लोग याद करके अच्छे से रट्टा मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको वहां पर सॉल्व नहीं करने, खाली आपको याद होगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो आप लोग सोचते रहेंगे, समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका विकल्प नंबर सी आ जाएगा। अब दोस्तों आप चाहे तो इसको फैक्टर करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा बर्बाद होगा, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतनी छोटी डिजिट याद होनी चाहिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, 0.09 का वर्गमूल है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में स्मार्टनेस भी आपको दिखानी पड़ेगी। 0.09 का हमें अंडर रूट निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, इसमें हम जो दशमलव चिन्ह इसको हटा लेते हैं। तो 0.09 लिखा है ना, दशमलव चिन्ह हटेगा दोस्तों तो 2 अंक पर दशमलव, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अंडर रूट में था वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। तो दोस्तों अब आपका हो गया ये क्वेश्चन अंडर रूट 9/100। ठीक है, अंडर रूट का। तो दोस्तों अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा 3, 3 त्रिक का 9 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 3/10। तो अब दोस्तों इसका आप आंसर निकाल दे सकते हैं, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 0.3, एक अंक पर दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 0.3 पहला आंसर। ठीक है, 0.3 कौन सा विकल्प है, पहला वाला विकल्प बिल्कुल इसका राइट आंसर है, इसको टिक करेंगे और दोस्तों सही का निशान लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला विकल्प सही है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 0.1 का वर्ग क्या होगा। अब दोस्तों आपको ये बताना है 0.1 का वर्ग। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कर लीजिए 0.1 गुणे 0.1। तो दोस्तों गुणा करने पर आपको पता है एक ही आएगा, और दशमलव कितना, एक एक 2 अंक पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक जीरो आगे लगा के यहाँ दशमलव लगा दीजिए। 0.01 आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप लोग पेपर टाइम आता है तो दिमाग उस समय काम नहीं करता है। तो वहां पर स्मार्टनेस क्या है दोस्तों, क्या दिखाएंगे आप, 0.1 का वर्ग। पहले आप लोग जो बोला गया क्वेश्चन में वैसा लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा 0.1 का वर्ग, मतलब 0.1 का गुणा 2 बार होगा, 1 गुणे 1। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। आप लोग वहाँ बिल्कुल भी जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं दिखाएंगे। होता क्या है, लास्ट टाइम रहता है दोस्तों, जिन बच्चों की मैथ कमजोर होती है वो बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं कि अगल बगल का सहारा लें, उसी में होती है दोस्तों गलतियां। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या रहा आपका, 0.3 का स्क्वायर का मान आपको बताना है। ठीक है, 0.3 की घाते 2 का मान आपको बताना है क्या होगा। तो बस गुणा कर लेते हैं, 0.3 गुणे 0.3। जो क्वेश्चन दोस्तों लिखा रहा है वही आपको करना है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 3 त्रिक का दोस्तों होता है आपका 9। देखिए दशमलव एक अंक पर यहाँ पर लगा, एक अंक पर यहाँ, तो मतलब 2 अंक पर 200 आपका दशमलव लगेगा, तो 0.09 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को गुणा करना अभी तक नहीं आया है, 4th सेमेस्टर में आ गए, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करिएगा, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, हम आपको गुणा करना भी अलग से सिखा देंगे कि दशमलव वाले चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारी कोशिश है आपको बिल्कुल बेसिक समझाने की, क्योंकि दोस्तों अब ये आपका अंतिम समय, अगर आपने अभी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन फिलहाल ऐसा था। और पेपर में कभी कभी दोस्तों इसी तरह एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका, कि अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाता है कि 0. जो था क्वेश्चन 0.3 का होल क्यूब पूछा जाता है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, इसको भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, कि कभी कभी दोस्तों हो सकता है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों देखिए, इसको हम पहले 3 बार लिखेंगे ना, 0.3 गुणे 0.3 और गुणे का 0.3। सबसे पहले दोस्तों हमारा तरीका क्या होगा, पहले हम 2 का गुणा कर लेंगे, 0.3 गुणे 0.3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 दोस्तों, सिंपली 2 अंक पर दशमलव, तो बस एक जीरो आगे लगा के यहाँ पर, क्योंकि हमें यही दिखाना है दोस्तों कि 2 अंक पर हमें दशमलव लगाना है। अब 9 के बाद हम जीरो नहीं लगा सकते, 9 के पहले जीरो लगाना पड़ेगा। गुणे दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देखते हैं आगे लिखा 0.3। अब दोस्तों गुणा फिर से करना है, 9 त्रिक का होता है आपका 27, लेकिन यहाँ हम एक चीज ध्यान देंगे, पहले आपको दोस्तों देखिए 2 अंक पर दशमलव और यहाँ पर 1 अंक पर, तो दोस्तों 2 + 1 होगा, 3 अंक पर दशमलव लगाना, तो क्या 270 करके कर सकते हैं, नहीं, 227 के आगे हम दशमलव लगाएंगे तो 0.27 होगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, अगर इसका होल क्यूब पूछा है तो भी आप कर लेंगे, होल स्क्वायर का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया तो उसको हमने देख लिया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, कैसा भी क्वेश्चन आएगा अब आप करने में सक्षम हो चुके हैं। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या रहा आपका, 10 नंबर, कि शून्य का वर्गमूल क्या होता है।
देखिए दोस्तों, शून्य का वर्गमूल तो शून्य ही हो जाएगा ना, जीरो का वर्गमूल जीरो ही तो होगा। हम ऐसे इसका करेंगे, कितना आंसर आएगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल से ही होते हैं, आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं, यहाँ पर वर्ग ये सब करके दिखाया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बिल्कुल डी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आके सरप्राइज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आपको बताना है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, पहले आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा। तो आप लोग दोस्तों अपने कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा, उसके बाद दोस्तों हम इसका आंसर सही बताते हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, पहले 1 लिख लीजिए, 5 बार 0 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, ये है। ठीक है, अब दोस्तों हमें बताना है कि पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग या जो भी होता है क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, हम इसी का अंडर रूट निकाल लेते हैं, कितना आता है। अगर करेंगे दोस्तों, कितना है, 10 की 3 2 5, दोस्तों टोटल 5 जीरो ना, तो 10 की घात ये 5 हो जाएगा। तो 10 की घात दोस्तों हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 4 गुणे 10 की घात 1। तो दोस्तों जब 10 की घात 4 बाहर आएगा ब्रैकेट, तो बचेगा कितना, 10 की घात 2 बचेगा, अंडर रूट में 10 रहेगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 100। और अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16 करके समथिंग आती है, आगे भी रहती है। तो दोस्तों ये लगभग आपका 316 आ जाएगा, लगभग में रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों 316 तो होगा नहीं, क्योंकि ये होगा नहीं अंडर रूट। तो अगर हम 317 का वर्ग निकाल देंगे दोस्तों, तो वही आपका राइट आंसर होगा। 316 नहीं होगा, 317, यही आपकी दोस्तों 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 317 गुणे 317 कर लेते हैं, 317 गुणे 317, गुणा करिए जल्दी से, 7 सत्ते 49 का 9, 7 एकम 7 4 11, 7 1 21, 1 22। ठीक है दोस्तों, अब एक से गुणा हो जाएगा, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 1 एकम 3। ठीक है, क्या है 3 मतलब 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5, 3 त्रिका 9। अब दोस्तों इसको जोड़ना है बस आपको, 9 आ गया, 7 1 8 हो जाएगा दोस्तों, 2 1 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, 5 3 8 2 10, 9 1 10, 100 489। तो दोस्तों आपके सामने जो विकल्प नंबर डी आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 1,04,89। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए कि और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कभी देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है, कभी कभी बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या पूछ सकता है। तो बड़ी में क्या रखेंगे दोस्तों, 6 बार 9 लिख दीजिए, उसी के आसपास दोस्तों जो भी अंडर रूट निकालेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको समझना होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए 12 नंबर पे क्वेश्चन मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से, कि 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी ये बताना है। सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 4, 5 अंकों की दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रही है। इससे बड़ी कोई संख्या तो होगी नहीं 5 अंकों की। एक काम करते हैं, हम 6 अंकों की दोस्तों एक सबसे छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। कितने अंकों की, 6 अंकों की, 3 हो गया ना, 3 0 4 5। तो दोस्तों ये 10 की घात 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, मतलब आपका आया था 316 दोस्तों समथिंग आया था। ठीक है, तो मतलब अगर हम 315 का वर्ग निकाल दें या 316 का दोस्तों वर्ग निकालेंगे, वही तो आपका होगा ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा। ठीक है, 6 अंकों में 317 आ गया था, तो 5 अंकों में 316 आ जाएगा। तो 316 गुणे 316 कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में ना आ रहा तो अभी आपको अच्छे से हम समझाते हैं। 6 छंग 36 का 6, 6 कम 6 3 9, 6 त्रिक का 18, फिर दोस्तों एक कट्टम, 1 छक्का 6, 1 एक कम 1, 1 तिहाई 3, फिर दोस्तों 3 से गुणा हो जाएगा, 3 छंगा 18 का 8, 3 एक कम 3, 1 4, 3 त्रिक का 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 6 9 6 15, 8 8 16, 1 17 और 1 18 आ जाएगा दोस्तों, 4 3 7 8 1 9, ये दोस्तों 9, 99 856। तो दोस्तों ये आपका विकल्प नंबर सी देख रहे होंगे, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये कैसे हुआ दोस्तों अभी हम आपको समझाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण संख्या बतानी, पूर्ण वर्ग संख्या जो भी आप समझ रहे हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी दोस्तों ये दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, डिब्बे में बंद कर रहे हैं, ये आपके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो हम 6 अंकों की दोस्तों छोटी से छोटी संख्या लिख लिए, क्योंकि ये करना आसान था। जब दोस्तों 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का हम अंडर रूट निकालते हैं, ये आसान रहता है ना, जीरो वाले 100 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, ये लिखा तो मतलब ये दोस्तों इसका मतलब होता है 10 की घाते 5। 10 की घाते 5 के अंडर रूट दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 4 गुणे 10 की घाते 1। लिखा तो 10 की घाते 5 ही है ना दोस्तों, दो भाग में तोड़ लिया। 10 की घात का 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो दोस्तों 10 की घात 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 10 रह जाता है। तो दोस्तों वैसे ये 100 गुणे
अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16 समथिंग। तो दोस्तों ये आपके आगे 100 गुणे 300 मतलब, तो ये आगे आपका 316 गुणा करने पर आ जाता है। ठीक है यहाँ से। तो दोस्तों जो हमारे 316 आ रहा है ना, ठीक है, बस ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि 317 जब निकालेंगे तो आपकी 6 अंकों की बन जाएगी, लेकिन हमें 5 अंकों की बताना था दोस्तों, इसलिए हमने 316 लिया। अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी निकालना होगा तो 317 ले लेंगे, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 316। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण घर संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण घन संख्या में दोस्तों कितना होता है। एक आपका पूर्ण घन कितना होता है, एक का होता है आपका 1 हो जाता है, 2 का होता है 200, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाता है, 3 का क्यूब कर देते तो दोस्तों 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब करते दोस्तों कितना आ जाता है, 4 चौको 16 चौको 64, 5 का करते दोस्तों कितना हो जाता है 50 25 और 125। ठीक है दोस्तों, बारी आती है 6 का क्यूब करते दोस्तों तो कितना आ जाता है 6 छंग 36 216। ठीक है, 7 का क्यूब करते दोस्तों कितना आ जाता है आपका 343, 343 ना, 3 4 3। दोस्तों जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 8 8 64, 64 गुणे 8 512। दोस्तों जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो 9 9 81, 81 गुणे 9 तो 729। ठीक दोस्तों, जब हम 10 का क्यूब करते हैं तो आपका आ जाता है 1000। क्वेश्चन में यही बोला गया था ना, 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपने देख लिया 1 से लेकर 10 तक में 10 ही आ रहा है, और क्या 10 से ऊपर करेंगे दोस्तों तो ये 1000 से ऊपर की संख्या बन जाएगी, तो हमें 10 तक का ही बताना था। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है ये बताना है। 3 है, 1 है, 9 है या 6। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है इसका, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है दोस्तों, जीरो नहीं होती, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जीरो दोस्तों इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है। 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद 2 3 4 ये सब आता है। जीरो दोस्तों आपका पूर्ण संख्या में आता है या होल नंबर्स में आता है। ठीक है, उसको मत याद रखिएगा, इसका आंसर 1 होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 201 की घाते 2 गुणे 200 माइनस 200 की घाते 3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग गुणा ना करने लगिएगा, सबसे पहले इसमें स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। 201 की घाते दोस्तों कितना लिखा 2, गुणे में दोस्तों आपको लिखा 200 माइनस का 200 की घाते 3। तो दोस्तों एक काम करिए, देखिए 200 यहाँ पर भी है, 200 इधर भी दिख रहा है, तो 200 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। ठीक है दोस्तों, जैसे 200 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 201। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 200 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों अब एक आपके सामने एक स्क्रीन पर एक फार्मूला बन गया आपका, ये ए स्क्वायर दिख रहा है ना। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस का बी स्क्वायर बन गया। तो दोस्तों आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी और एक में होता है आपका ए माइनस का बी। तो दोस्तों वैसे ही इसमें भी कर लेंगे, ये हो जाएगा 200। पहले हम दोस्तों जब ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 201 प्लस का 200। ठीक है दोस्तों, जब ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो 201 माइनस का 200, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 200 है, और गुणे में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 201 और 200 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 401। दोस्तों 201 में से 200 घटा लेंगे तो बचेगा 1। अब गुणा कर लेंगे, बस आपका आंसर आ गया। 1 जीरो में 0 0, सिंपल से दोस्तों इतना समय नहीं लगाना हमें गुणा करने में। 2 का 200 सीधे गुणा कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 1 कम 2, 2 जीरो में 0, 2 चौके 8, 2 जीरो बढ़ा दीजिए 80,200। अब दोस्तों देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा सही है हमारा 80,200। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ सकते हैं, इसमें आपको स्मार्टनेस दिखानी होगी, समय ज्यादा आपको बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अपने हाथ से करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर ये सवाल आपसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, पूछा गया है कि भाज्य बराबर आपका फार्मूला क्या होता है। शेषफल बटे भागफल होता है कि भाज्य गुणे भागफल होता है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है कि भाजक गुणे भागफल। तो दोस्तों आप लोग अपने उत्तर जल्दी से दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी को बोला कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, वो बच्चे बिल्कुल राइट हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भाज्य बराबर आपका फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आंकड़ों 12 12 13 12 10 6 12 7 जो भी दोस्तों दे रखा है 100 102 और 102 का बहुलक आपको पूछा गया है, क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो या जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो दोस्तों देखिए 12 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, फिर 12, फिर 12 आया, फिर 12, फिर 12। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं 12 सबसे अधिक बार आ रहा है, उसके बाद 100 तो एक ही बार आया दोस्तों यहाँ पर।
102 दोस्तों आपका ये 2 बार आया है फिर, और 13 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, एक बार ये आ रहा है बस। तो दोस्तों हमारा इसका बहुलक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 12। ये सबसे अधिक बार इसकी आवृत्ति हुई है, सबसे अधिक बार ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए 12 सही आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वर्तमान में मीरा की माँ की आयु उसकी 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद माँ की आयु मीरा की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु दोस्तों हमें बताना है। पहले दोस्तों मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माना मीरा की आयु कितनी दोस्तों, मीरा की आयु, ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पी क्वेश्चन इतना लिखना नहीं होता लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, x वर्ष है, ठीक है दोस्तों, और उस समय उसकी माँ की आयु कितनी है, उसकी 4 गुनी। तो दोस्तों यहाँ से उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, इतने साल। अब दोस्तों बोला गया कि 5 साल बाद, ठीक है दोस्तों, 5 साल बाद मीरा की आयु में 5 साल और जोड़ दीजिए दोनों में, और माँ की आयु में भी 5 साल आप जोड़ दीजिए, ठीक है। मीरा की आयु मतलब 5 साल बाद माँ की आयु उसकी मीरा की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। जो दोस्तों माँ की आयु है ना, ये मीरा की आयु की कितनी 3 गुनी रह जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी, तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 15 बराबर आपका है 4x प्लस का 5 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से 3x इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x, और 5 इधर ले आएंगे तो बचेगा 10। तो दोस्तों 15 माइनस 5 हो जाएगा ये, और दोस्तों 3x इधर आएगा, 4x माइनस 3x। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 10 और x की वैल्यू 10 आ गई। तो दोस्तों x बराबर कितना है, मतलब मीरा है, तो दोस्तों आपका x बराबर आ गया 10 वर्ष। मतलब मीरा की आयु दोस्तों हमने x वर्ष मानी थी ना, यहाँ पर देखिए माना मीरा की आयु हमारी कितनी थी, x वर्ष थी। तो दोस्तों माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु दोस्तों हमने कितनी मानी थी, 4x मानी है ना, तो 4 गुणे 10 कर देंगे दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा 40 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिएगा मीरा की आयु, मीरा, ठीक है, मीरा समझ जाएंगे आप लोग, 10 और 40 दोस्तों, मीरा की आयु 10 वर्ष है और माँ की आयु कितनी है आपकी 40 वर्ष है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आयु से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे। आसान प्रश्न था, जो बोलता जाए प्रश्न खाली आपको वही लिखते जाना है और कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, सोचिए जल्दी से। और जिन बच्चों ने बताया कि किसी युगपत समीकरण को हल करने के लिए 2 विधियों का सहारा लिया जा सकता है, वो बच्चे बिल्कुल राइट है, ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दे तो नई भिन्न का मान आपका 1/5 हो जाता है, और यदि उनके अंश और हर में 1 जोड़ देते तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, तो वह भिन्न होगी, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, आप लोग अपना उत्तर गेस कर सकते हैं, तब तक तुक्का मारिए और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले बोला गया दोस्तों अंश और हर में हमें 1 घटाना है। दोस्तों मान लेते किसी भिन्न का अंश है x और हर है आपका y, ठीक है दोस्तों, अंश में 1 घटा देते हैं x-1 और y में भी दोस्तों हम 1 घटा देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, नई भिन्न का मान 1/5, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये थोड़ा और काम करते हैं दोस्तों, त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x-1 बराबर दोस्तों हो जाएगा 1 इंटू वाई माइनस का 1। कितना हो जाएगा दोस्तों सॉल्व करने को, 5x माइनस का 5 बराबर y माइनस का 1, y अच्छे से लिखते हैं। अब दोस्तों ये हो जाएगा 5x, दोस्तों y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का y, और दोस्तों यहाँ -1 प्लस का 5 इधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5y माइनस का y बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको समीकरण 1 मानते हैं अच्छे से, ये वाला समीकरण 1 अभी नहीं माना है। उसके बाद दोस्तों बोला गया यदि उनके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ देते तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। उनके अंश में मतलब दोस्तों x में 1 जोड़ते हैं और हर में भी दोस्तों हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। इसको त्रिज्या गुणा कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर दोस्तों 1 तो गुणा हो जाएगा आपका y प्लस का 1। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3x प्लस का 3 बराबर दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाएगा y प्लस का 1। तो दोस्तों y को इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर दोस्तों 1 माइनस का 3 हो जाएगा, या 3x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। दोस्तों ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऊपर मान लिया, सेकंड ये। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 कितना था 5y माइनस ये दोस्तों 5x होगा ना यहाँ पर, इसको थोड़ा आप लोग दोस्तों ध्यान दिया करिए।
आप लोग को भी दोस्तों हम चेक करते रहते हैं कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं क्वेश्चन में, जैसा कि हमने पहले बोला था। तो दोस्तों आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, चलिए दोस्तों लिख लेते हैं पहले दोनों समीकरण को। पहला समीकरण आपका 5x माइनस का वाई बराबर 4, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण कितना है दोस्तों, आपका 3x माइनस का वाई बराबर माइनस का 2। इसको समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए। समीकरण में दोस्तों घटाने पर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, आपको 2x बचेगा बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो दोस्तों x बराबर आ जाएगा 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6 बराबर 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारा x का मान आएगा 3। ये पहला आंसर हो गया, हमारा x का मान पता चल चुका है, मतलब अंश का मान पता चल चुका है। और दोस्तों हमारा विकल्प भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। या तो आंसर आपको दोस्तों बी विकल्प होगा या तो डी विकल्प होगा। अब हर का मान दोस्तों में निकालना है किसी भी समीकरण में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसे समीकरण 1 और 2 माने थे हम लोग। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 में ही x का मान हमें कितना रखना है, 3 रखना है। तो दोस्तों यहाँ x के कितना रखेंगे, 3 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 माइनस का वाई बराबर 4, 5 या 15 माइनस का वाई बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 4, माइनस का वाई उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 15 माइनस 4 इधर आएगा, वाई इधर जाएगा। तो दोस्तों वाई बराबर आपका आ गया 11। अंत और हमारा दोस्तों हमें पता चल चुका है, वाई 11 होगा, मतलब अंश दोस्तों आपका कितना है, x है, y कितना है, हर है, ठीक है। ये y है नीचे ना, x की जगह 3, हर की जगह दोस्तों आप लोग y की जगह 11 रखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/11। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8738079216। तो दोस्तों वहाँ आपको मैथ की सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो फिर से लिख लीजिए 8738079216। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं, ठीक है। तो क्या क्या दोस्तों है, 10 12 8 9 जो भी है दोस्तों, मैच के अंकों की हमें माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें डेटा दिया गया था, जैसे दोस्तों ये दिया गया संख्या, इसको या तो हम अवरोही क्रम में लिखें या तो आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले दोस्तों इसको हम आरोही में लिख लेते हैं। आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों, 8 9 है ना, 8 फिर 9 फिर दोस्तों क्या है, देखिए रिपीट तो नहीं हो रही है, 8 9 नहीं हो रही है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है 10, 10 कितनी बार लिखा है, 1 2 बार दोस्तों 10 10 लिखा है, ठीक है, 10 10। फिर दोस्तों क्या है, आपका आता है 11, फिर दोस्तों है आपका 12, और 12 कितनी बार लिखा है, एक ही बार लिखा है ना। फिर दोस्तों आपका आता है 13, फिर दोस्तों 13 के बाद क्या दिया गया है, 19 20 और 22, 19 है 20 है और 22 है। दोस्तों टोटल संख्या गिन लेते हैं। यहाँ बोला गया 10 मैचों में प्राप्त है 3 3 6 3 त्रिका 9 10, ठीक है दोस्तों। तो हमें माध्यिका निकालना है। अगर माध्यिका निकालते समय जो संख्याएं होती है दोस्तों ये सम में आती है, तो दोस्तों क्या होता है, सम में आती है दोस्तों, इसका फॉर्मूला माध्यिका का फिर ये हो जाता है n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और दोस्तों बटे में सबके होता है आपका 2। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। एन की दोस्तों हम क्या रखते हैं, 10 रखेंगे, 10/2 वहां पर मतलब जो आएगा दोस्तों इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, प्लस 10 बटे यहाँ पर दोस्तों 2 है ना आपका, 2 लिखा ये 2, 10/2 प्लस 1 वहां पद, ठीक है दोस्तों। यहाँ बटे में कितना हो जाएगा आपका, टोटल 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5वां पद आ जाएगा यहाँ पर। फिर दोस्तों इधर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 आएगा प्लस 1, 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों, 6वां पद, और बटे में दोस्तों आपका टोटल आ जाएगा 2 आएगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर पांचवा पद क्या क्या है, 1 2 3 4, पांचवा दोस्तों पद 11 है, छठा पद आपका 12 है। दोस्तों जोड़ लेंगे 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, 11 प्लस 12/2, 12 2 1 3 आ जाएगा दोस्तों, और 1 1 2 आएगा ना, कितना आ जाएगा 23/2। और दोस्तों जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो इसका आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा 11.5, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए विकल्प में देखते हैं 11.5 दिया है या नहीं। तो दोस्तों आपके विकल्प में दे रखा है डी विकल्प 11.5, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं माध्यिका से संबंधित, लेकिन दोस्तों याद रखना है जब भी आप माध्यिका निकालें
तो आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ना भूले, या तो बढ़ता हुआ क्रम या तो घटता हुआ क्रम। दोस्तों अगर हम आरोही क्रम में ना लिखते तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें पांचवा पद और छठवां पद बताना था। तो दोस्तों हम यहाँ पर पांचवा पद क्या लेते, पांचवा तो चलिए हमारा 11 आ जाता, लेकिन छठा पद हमारा 19 हो जाता, तो दोस्तों हमारा प्रश्न गलत होता। तो ये पहला स्टेज है दोस्तों, अगर आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में नहीं लिखें तो आपका क्वेश्चन गलत होना श्योर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, पूरक होते हैं कि समपूरक होते हैं कि न्यून होते हैं कि अधिक कोण होते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके समपूरक होते हैं, ठीक है। इस विकल्प को हम टिक करेंगे, बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग होता है आपका 180 अंश। तो दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, कितने वृत्त पर होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं कि चार। देखिए दोस्तों चतुर्भुज आपका तभी बनेगा जब आपके चारों बिंदु वृत्त पर होंगे ना, तभी तो दोस्तों ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज में मतलब चारों दोस्तों जब तक बिंदु आपके वृत्त पर टच नहीं होंगे अलग अलग जगह, तब तक आपका ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय बिंदु वृत्त पर कितने होते हैं, टोटल होते हैं आपके 4। विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि किसने कहा है सांख्यिकीय अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान होता है। आपके सामने 4 विकल्प है, कैंडल, किंग, पुडिंगटन या इंग्लिश तथा इंग्लिश। तो आप लोग सोचिए दोस्तों और अपना तुक्का लगाइए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, ठीक है, बोलिंगटन। तो अगर आपने ये तुक्का लगाया तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में भी दोस्तों आप लोग तुक्का या गेस तो लगाते ही हैं, चाहे यूपी टेट का पेपर हो, सी टेट का हो। अब क्वेश्चन नहीं आता तो दोस्तों खाली छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ अपनी किस्मत आजमा कर देख ली जाए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, आप सोचिए। आप लोग प्रसार बोलते हैं कि वर्गांतर बोलते हैं कि आवृत्ति बोलते हैं कि उपयुक्त सभी। आप लोग सोच के दोस्तों इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो जिन बच्चों ने प्रसार सोचा होगा उस बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका प्रसार। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक या उपयुक्त सभी। तो आप लोग दोस्तों अपना आंसर सोचिए और कमेंट करिए जल्दी से। तो जिन बच्चों ने दोस्तों इसका आंसर सोचा है कि उपयुक्त सभी होगा, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल इस समय इस क्वेश्चन के लिए राइट है, सही जवाब। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है। दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने, वितरण के आधार पर, गुणों के आधार पर, मात्रा के आधार पर या उपयुक्त सभी। तो आप लोग दोस्तों अपना आंसर सोचिए जल्दी से और कमेंट करिए। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर सोचा कि इसका आंसर होगा गुणों के आधार पर, वो बच्चे बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। जिसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, विकल्प नंबर बी, गुणों के आधार पर। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि मध्यमान का प्रत्यक्ष विधि सूत्र है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प दिख रहे हैं। ए विकल्प है m बराबर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन, बी है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सी विकल्प है m बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, डी विकल्प है दोस्तों m बराबर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन। तो आप लोग दोस्तों अपना आंसर सोचिए और कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका हम राइट आंसर बताते हैं। तो जिन बच्चों ने सोचा कि m बराबर होगा, क्या सोचा दोस्तों आप लोग ने, सिग्मा x बटे n, वो बच्चे दोस्तों बिल्कुल राइट है। मतलब इसका विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने ये सोचा है इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों अभी इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी बताया जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि निम्न संख्याओं का हमें मध्यमान बताना है, ठीक है। तो वही दोस्तों हमने मध्यमान का फार्मूला पढ़ा सिग्मा एक्स। मतलब दोस्तों सबको जोड़ लीजिए, क्या क्या दिया गया, 6 8 9 13 14, 6 8 9 13 और 14, ठीक है दोस्तों। बटे में क्या लिखा था दोस्तों हमारा n, मतलब दोस्तों टोटल संख्या गिन लीजिए कितनी, 3 4 5, ठीक है दोस्तों। टोटल संख्या आपकी कितनी है, 5। तो कितना हो जाएगा जोड़ने, 6 8 6 14, 14 9 दोस्तों होता है 23, 23 और 13 दोस्तों होता है 36, 36 और 14 40 10 50।
50 बटे दोस्तों आपका आ गया 5, 5 एकम 5, 5 दाम में 50। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 10। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मध्यमान हमारा 10 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को हमसे पहले लगा लिया है तो वो बच्चे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कुछ बच्चे दोस्तों हमारी वीडियो को चलते चलते भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं कॉपियों पर। तो अच्छी बात है दोस्तों, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे दोस्तों काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बहुलांक। ठीक है, इसका सीधा आंसर बता रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों बहुलक के जो क्वेश्चन आते हैं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है तो उसका आंसर वही होता है। ठीक है, या बारंबारता जो भी कहिए आप। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि मध्यमान का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है, सरल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, या जब मानक विचलन ज्ञात करना हो, या कोई नहीं। तो सोचिए दोस्तों आप लोग और इसका उत्तर दीजिए। जिन बच्चों ने दोस्तों उत्तर दिया कि जब मानक विचलन ज्ञात करना हो, वो बच्चे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सही है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है, आपको बताना है। आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प हैं, क्लार्क एवं सकाडे ने, सिप्सन व काफ्का ने, रास ने, मैकाले ने। सोचिए दोस्तों आप लोग आंसर और जल्दी से आप लोग अपना उत्तर दीजिए। तो जिन बच्चों ने दोस्तों विकल्प नंबर सी को चुना है वो बच्चे बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी होता है, पहला सरल विधि, या अंकगणितीय विधि पद्धति पर निर्भर इसलिए, या तुलना संभव है, या उपयुक्त सभी। सोचिए दोस्तों आप लोग अपना उत्तर और अपना आंसर दीजिए। क्या मध्यमान दोस्तों सरल विधि होती है या नहीं, सोच के बताइए आप लोग। होती है ना, तो सही है। अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है दोस्तों, ये भी सही है। तुलना भी संभव होता है, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों, सीमांत, मध्य बिंदु, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए आप लोग और उत्तर दीजिए। जिन बच्चों ने सोचा कि इसका आंसर होगा मध्य बिंदु, वो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो विकल्प नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम होता है दोस्तों, बहुलक, मोड, भूवियष्ट, या उपयुक्त सभी। सोचिए दोस्तों और आप लोग अपना उत्तर दीजिए, कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर। एक ही विकल्प सही होगा यहाँ पर। और जिन बच्चों ने सोचा कि यार बहुलक सही होगा, वो तो सही है ही है, मोड वाले भी सही है, भूइष्टक भी सही है, उपयुक्त सभी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन में उपयुक्त सभी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर सोचिए दोस्तों, सिग्मा एफ एन होगा, एफ बटे एन, या विकल्प नंबर बी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या विकल्प नंबर सी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों आप लोग आंसर। और जिन बच्चों ने आंसर सोच लिया और आंसर दिया है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, वो बच्चे बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ। जिन बच्चों गए हैं वो बच्चे पूरे 1 नंबर इस क्वेश्चन से प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला। तो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में आपको संबंध बताना है। तो आपके सामने 4 विकल्प शो हो रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। पहला विकल्प है माध्य माइनस बहुलक गुणे बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। दूसरा विकल्प है दोस्तों माध्य गुणे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। तीसरा विकल्प है माध्य प्लस बहुलक। चौथा है माध्य माइनस मतलब माध्य भाग्य बहुलक। तो आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प हैं, आपको आंसर बताना है। तो जिन बच्चों ने दोस्तों टिक किया है, इसका पहला विकल्प माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका, वो बच्चे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका सही विकल्प यही होगा, माध्य माइनस बहुलक। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी आ चुका है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, m बराबर n+1 बटे 2वां पद, या m बराबर n+2 बाई
3 वहां पद, या ये दे रखा है, या चौथा विकल्प। तो दोस्तों बताइए आप सही आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों ने दोस्तों अपना आंसर विकल्प नंबर 1 के साथ गए वो बच्चे बिल्कुल राइट है। अव्यवस्थित प्राप्तांकों के मध्यांक की गणना का सूत्र है m बराबर n+1/2 वहां पद। ठीक है, इसको टिक करेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर 1 के साथ जाएंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े हमें निम्नलिखित दिए गए हैं। तो 24 शिक्षार्थी हैं दोस्तों, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ पर 24 है। ठीक है, और जो आयु दोस्तों में दिया गया वर्षों में 12, 13, 14, 15 और 16। तो दोस्तों ये हमारी जो संख्या आ रही है आप देख रहे होंगे 3, 2, 5। ठीक है, ये आपकी दोस्तों संख्या विषम आ रही ना। तो दोस्तों विषम का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में माध्यिका ही पूछा गया, हमें आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है n+1/2 वहां पद। देखिए दोस्तों ये आपका सीरियल से लिखा भी गया है, मतलब आरोही क्रम में लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में 12, 13, 14 व 15। तो दोस्तों टोटल हो जाएगी 5 + 1/2। ठीक है दोस्तों, वहां पद हो जाएगा। तो दोस्तों हो जाएगा ये 6/2 वहां पद। दोस्तों भाग करेंगे, 2 × 2 = 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा आपका तीसरा वहां पद। तो दोस्तों तीसरा पद कौन सा हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 14 नंबर, या दोस्तों विकल्प में आपका दोस्तों विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी को टिक करेंगे और आप लोग पूरे अंक प्राप्त करेंगे, 40 का डी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा लिख देते हम लोग, 14 वर्ष आया था ना। तो अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे भी ना प्रॉपर तरीके से 14 वर्ष। देखिए दोस्तों हम आपको हर सवाल प्रॉपर तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में अतिलघु उत्तरी या बहुविकल्पी में ये प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है ना, अतिलघु उत्तरी में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या लघु उत्तरी में। तो इस क्वेश्चन में आप दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की, मतलब 24 को मत समझ लीजिएगा कि यार 24 से हमें निकालना है, क्योंकि हमें दोस्तों आयु के आंकड़े निम्नलिखित दिए गए हैं। हमें आयु को बताना दोस्तों, हमें आयु को देखना है, ना कि बच्चों को देखना है कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि आंकड़ों 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा। तो दोस्तों बहुलक का मतलब ही आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ 12 की 12 12 सबसे अधिक है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछे जा सकते हैं बहुलक को लेकर। तो इसका आंसर दोस्तों विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। तो बहुलक मतलब कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई। दोस्तों यहाँ पर देखिए जरा 10, 10, 10 और 10, देखिए बहुत ही बार दिख रहा है, इसलिए दोस्तों मैं इसको पहले ही हाईलाइट कर लिया। उसके बाद 12 दिख रहा था आपका 2-3 बार, लेकिन 10 आपका 4 बार आ रहा है, ज्यादा बार आपका 10 ही है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं बहुलक को लेकर, आसान से क्वेश्चन होते दोस्तों फ्री के नंबर देकर जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताना है। तो पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी उसको लिख लेते हैं। पहले दोस्तों 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी और फिर 11 हो जाएगी। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका का दोस्तों फार्मूला क्या हो जाएगा, ये n का जो वैल्यू आ रही है दोस्तों ये 5 है, मतलब 5 क्या है विषम संख्या है। तो दोस्तों विषम संख्या के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, n+1/2 वहां पद। ठीक है, वहां पद माध्यिका में बताना ना दोस्तों, n की जगह दोस्तों क्या रख देंगे 5 + 1/2। ठीक है, वहां पद आ जाएगा। तो दोस्तों 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/2 वहां पद। ठीक है दोस्तों, भाग कर लेंगे, 2 × 2 = 2, 3 × 6। तो दोस्तों आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 3वां पद। तो दोस्तों यहाँ पर 3वां पद क्या है, देखिए जरा यहाँ पर 3वां पद दोस्तों आपको दिख रहा होगा, 2 3 के बाद आपका 5 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 विकल्प में आपका सी दिया गया है ना, तो विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्त यहाँ पर भी लिख लेंगे 30वां पद आपका क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बहुत सीरियसली दोस्तों आप लोग इन सब क्वेश्चन को लीजिएगा, नहीं तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, सेक 30 का मान होता है आपको बताना है। पहला विकल्प √3/2 होता है, कि दूसरा विकल्प है कि 2/√3 होता है, तीसरा विकल्प है 1/√3 या चौथा विकल्प है 3 होता है। अब बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों जो सेक 30 का मान आता है ना,
वो cos 30 का अगर दोस्तों आपको वैल्यू पता है, cos 30 का 2 वैल्यू होता है दोस्तों, उसका उल्टा ही होता है। cos 30 का दोस्तों मान होता है आपका अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये पहला मान आपका cos 30 का था, तो इसका उल्टा दोस्तों हो जाएगा। cos 30 का उल्टा दोस्तों sec 30 का जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं विकल्प में कौन सा सही आंसर होगा आपका। विकल्प नंबर बी आप देख रहे होंगे 2/√3। ठीक है, इसी विकल्प को टिक करेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है। आपके सामने 4 विकल्प है, cot होगा, tan होगा कि 1 होगा या cosec होगा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर दीजिए, हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। लिखा प्रश्न में आपका cot थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में दोस्तों लिखा आपका सेक थीटा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। tan को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन इंटू दोस्तों आपका साइन थीटा लिखा ही है। और दोस्तों हमें पता है कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन हो चुका है आपका लगभग सॉल्व। देखिए cos थीटा से cos थीटा आपका ये कट जाएगा, साइन से ये साइन कट जाएगा, दोस्तों आपका बचेगा कितना 1। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 1। तो विकल्प में दोस्तों देखेंगे कौन सा विकल्प में आपका दिया गया है 1। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर 1 दिया गया है ना, इसी को टिक कर लेंगे, ये राइट आंसर है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, साइन 60 का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस समय बारिश होने लगी है, तो मौसम काफी अच्छा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद और डिस्कस करेंगे। तो साइन 60 का दोस्तों वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60। ठीक है दोस्तों, साइन 60 का मान हमें बताना है। देखिए दोस्तों साइन 60 का मान सिंपली अगर आप लोग याद कर रखे होंगे तो √3/2 होता है, बस इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये सब मान निकालना नहीं आता तो दोस्तों उसके लिए आपको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि जो साइन 30, साइन 45, tan 45 का मान कहाँ से आता है, क्या तरीका होता है दोस्तों। एक मैजिक ट्रिक भी होती है दोस्तों, उसको अगर आप लिख के भी याद कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज इसकी वीडियो चल रही बहुविकल्पीय की, तो अगली वीडियो में उसको देखेंगे। तो दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान आपको बताना है। क्या लिखा दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो दोस्तों हमें सब बच्चों को पता होगा कि ये साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2। ठीक है, साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1/√2। तो बस आपका आंसर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बोल देंगे आपको सिंपल सा 45। तो आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको सारी वैल्यू को एकदम रट्टा मान लेना है। नहीं आता तो दोस्तों तरीके से याद कर सकते हैं, कि कुछ बच्चों को याद ही नहीं होता है, आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों हम तरीका भी आपको पूरा प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए इससे पहले दोस्तों हम आपको एक फार्मूला बता दें, अगर आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है दोस्तों 1। ठीक है, और दोस्तों आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, इसका मान भी होता है दोस्तों आपका 1। और यहाँ पर दोस्तों में मान क्या क्या दिया गया इसको देखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को। अगर दोस्तों इस साइन स्क्वायर को यहाँ पर इसकी इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों आपको हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों अगर सेक स्क्वायर ए का मान निकालना तो tan उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू में दोस्तों हो जाएगा सेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, वहीं से भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी से छोटी गलती दोस्तों आपका 1 नंबर काट सकती है। और दोस्तों हमें पता है कि 4th सेमेस्टर में किसी बच्चे का बैक आता है तो सबसे दुखद बात होती है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। देखिए दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला सिंपल सा होता है 2πr, इसको याद कर लेना है, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ये आला होगा वो आला होगा। तो क्या होता है इसका फार्मूला सिंपल था 2πr × h। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, आपको ये बताना है। पहला विकल्प है दोस्तों एल स्क्वायर बराबर एच प्लस आर, दूसरा विकल्प है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तीसरा विकल्प है एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, शंकु की तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला नॉर्मली होता है एल स्क्वायर बराबर आपका एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर ये नया दिया गया हो फॉर्मूला तो ये दिया गया हुआ एल बराबर अंडर रूट का आपका एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। ठीक है, आपका विकल्प नंबर सी आपका कुछ ऐसे दिया गया है ना, ये एल दिया गया दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। एक अच्छी बात है, एक अच्छी अचीवमेंट है, कितने कम समय में दोस्तों ने 50 प्रश्न देखे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सिंपल सा समांतर चतुर्भुज। इसको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी समांतर चतुर्भुज। इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपए है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य आपका 970 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य आपको बताना है, अलग अलग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों क्या करते हैं, देखिए सबसे आसान तरीका है जल्दी से करने के लिए, आप इसको मान लीजिए दोस्तों 3 मेज और 5 कुर्सी, ठीक है। अगर दोस्तों इसको ऐसे मान सकते हैं 3x प्लस 5y बराबर 1000। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी से आप बता रहे हैं जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, और 5 मेज और 2 कुर्सी की जगह मान लेंगे दोस्तों 5x और 2y बराबर आपका दोस्तों यहाँ पर 970 रुपए दिया गया ना, तो 970 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, या x को हटाना है या तो y को घटाना है, कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर y को इक्वल करके y को काट लेते हैं ना, विलोपन विधि आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा, और दोस्तों समीकरण 2 में क्या करेंगे 5 से गुणा। 2 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखते हैं क्या क्या निकल के आता है निष्कर्ष। ठीक है, 5 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6x 10y हो जाएगा ना, यहाँ पर 6x प्लस का 10y बराबर दोस्तों आपका 1000 था, तो यहाँ पर हो गया 2000। हमने 2 से गुणा किया, तो समीकरण 2 में दोस्तों हमने कितने गुणा करना है, 5 से करना है। 5 में 25x और 5 दूनी 10y, दोस्तों हो जाएगा 25x प्लस का 10y बराबर 970 में जब 5 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 0 0, 5 7 35 का 5, 5 9 45, 3 48। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करें, इसको सॉल्व करना सिंपल सा, माइनस चिन्ह सब में लगा लेते हैं, घटा लेते हैं, ये कट गया पूरा। दोस्तों 25x में से 6x घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 19x बराबर दोस्तों आ जाएगा 48, 50 में 2000 घटाएंगे दोस्तों 850 पर लास्ट का बचेगा, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह दोस्तों कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28 50 बटे 19। भाग कर लेंगे दोस्तों, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 बचे 95 0। तो दोस्तों आपका एक x की वैल्यू आ गई 150। और दोस्तों दूसरी, अगर x का मान आपका समीकरण किसी में भी रख दे, मान लेते हैं समीकरण 2 में या 1 में रख लेते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में आप x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 150 हो जाएगा ना। पहले लिख लेते हैं, अच्छा समीकरण x, समीकरण नंबर 1 मतलब 3x प्लस 5y बराबर 1000। ठीक है, तो दोस्तों हमने x का मान भी कितना निकाला, आपने देखा 150। अगर x का मान यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 150 रखेंगे x प्लस का 5y बराबर आपका 1000। ठीक है, 3 गुणे 150 मतलब 450 आ जाएगा, प्लस का 5y बराबर आपका 1000। दोस्तों जब 5y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में से 450 इधर जाके घट जाएगा, 1000 में से हम 450 घटा लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 550। ठीक है, ये बचा आपका 550 ना, लिख लिया हमने आगे। तो दोस्तों y के मान कैसे निकाल लेंगे हम लोग, 550 बटे 5 कर देंगे। ठीक है, भाग कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। तो दोस्तों 110 आ गया, तो हमारा मान 110 आ रहा और हमारा मान 150 आ रहा। ठीक है, y का मान 110 और x का मान हमारा आ रहा है 150। ठीक है दोस्तों, 150 और 10 वाला देखते हैं विकल्प कौन सा है, देखते हैं। तो पहला विकल्प दोस्तों देखिए 110 और 150 दिया गया, तो मतलब हमारा राइट आंसर यही होगा। इसको टिक करेंगे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है कि कैसा भी प्रश्न है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है दोस्तों, और भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या
अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी, आपको बताना है। तो दोस्तों पहले मान लेते हैं आपका इकाई का अंक आपका x है और दहाई का अंक दोस्तों आपका y है। इकाई माना दोस्तों लिख लेंगे आप लोग, माना इकाई का अंक आपका दोस्तों कितना है, इकाई बराबर आपका x है, दहाई आपका दोस्तों कितना है, y है। ठीक है, मान सकते हैं आप लोग दहाई बराबर y। ठीक है, क्या बोला गया दोस्तों, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, मतलब y बराबर इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम एक मान निकाल सकते हैं, इसको 3 को इधर ले जाए, y को इधर ले आए, x माइनस वाई बराबर दोस्तों आ जाएगा आपका प्लस का 3, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों बोला गया यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या होगी। तो दोस्तों संख्या आपके सिंपल से क्या मानते हैं, 10y प्लस एक्स मान लेते हैं। अंकों की जोड़ की 4 गुनी दोस्तों, मतलब अंक क्या कहते हैं आपके x और y, तो इसकी 4 गुनी ना, इसकी 4 गुनी कर देते, बस हो गया आपका दूसरा समीकरण दोस्तों आपका यही से तैयार हो जाएगा। 10y प्लस का x बराबर दोस्तों अंदर 4 पे गुणा हो जाएगा 4x प्लस का 4y। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, इधर ही लेके जाते हैं, 4x इधर सबको लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस का x आ जाएगा प्लस का 4y माइनस का 10y बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस का 6y इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो कुछ तो आ गया ना यहाँ से। और दोस्तों आपका समीकरण नंबर 1 ये था। तो एक काम और कर सकते हैं, 3 से और इसको दोस्तों कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग कर लेंगे, कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 ये बनेगा। समीकरण नंबर 1 दोस्तों क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 यहाँ पर घटा लेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ दोस्तों बचेगा आपका कितना, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस दोस्तों कट जाएगा, तो y का मान हमारा आ जाएगा 3। तो दोस्तों हमारा y कौन सा अंक है, इकाई के दहाई, तो दोस्तों हमने दहाई का अंक माना तो y। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए विकल्प में दहाई में कौन से 3 आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अभी हम लोग इकाई का अंक भी निकाल के देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों इकाई का अंक निकालने के लिए किसी भी समीकरण में इसका मान रख देंगे, x माइनस वाई बराबर 3 है ना, ये इक्वेशन था हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था हमारा। ठीक है दोस्तों, y का मान हमारा कितना था, 3 रख देंगे, x माइनस का 3 बराबर 3। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, हमारा इकाई का अंक आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इकाई की जगह दोस्तों हम लोग पहले लिखेंगे 6 और दहाई की जगह लिखेंगे 3। ठीक है, इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, 36 आ गया अंतर। तो दोस्तों देखिए कितना आसान था क्वेश्चन था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, समीकरण ये दे रखा है 3x प्लस वाई समथिंग करके दोस्तों। ठीक है, दूसरा x प्लस 2y बराबर 3 का प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आपको बताना है, क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका है 3x प्लस का y इक्वल टू 4। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, कुछ कोई अलग से विधि होती है कि क्या होता है, देखिए समझिए। ये सिंपल सी विधि दोस्तों, जैसे आप यहाँ से y का मान निकाल लें, y का मान दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3x। ठीक है दोस्तों, 3x यही हो जाएगा ना दोस्तों। जो दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण दोस्तों आपका 1 था और ये दोस्तों आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में जो y का मान हमने निकाला है अभी, यहाँ पर y की जगह दोस्तों 4 माइनस 3x रख देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। x प्लस y की जगह क्या रखें, 4 माइनस 3x, 2 इंटू 4 माइनस का 3x बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 दूनी 8, 2 का अंदर गुणा होगा, 3 दूनी 6x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5x। दोस्तों 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 8। तो माइनस का 5x बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस का 5, माइनस में माइनस कट गया, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, 5 से भाग हो जाएगा ना दोस्तों, 5 एकम 5। x का मान दोस्तों अगर 1 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे दोस्तों आपका समीकरण नंबर 2 था, यहाँ पर अगर x का मान रखेगा, x प्लस 2y बराबर 3 है ना, क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है, तो हम x की जगह दोस्तों अगर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2y बराबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 3 माइनस का 1। तो 2y इक्वल टू दोस्तों 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो y का मान भी 1 आ जाएगा। तो दोस्तों y का मान भी 1 आ रहा है, x का मान भी 1 आ रहा है। तो आंसर देखेंगे जिसमें x और y दोनों के मान 1 1 आ रहा हो, तो दोस्तों हमारा विकल्प नंबर आप दोस्तों बी देख रहे हैं, दोनों के मान 1 1 आ रहे हैं, यही आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आ सकते हैं,
तो वहां पर आपको कोई मेथड करके नहीं दिखाना होगा, बहुविकल्पी में आएगा तो आप सिर्फ राइट आंसर देखना है। ठीक है, दोस्त अगर आपकी हेल्प कर दे तो क्या बात होगी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो आपको पता है ना दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका सिंपल सा फार्मूला तो नॉर्मली पाई आर स्क्वायर, इसको याद कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों और विकल्प नहीं देखने चाहिए, नहीं तो आप परेशान होंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका सिंपली पाई आर स्क्वायर। दोस्तों जहां पर हम पाई का मान क्या रखते हैं, 22/7। ठीक है, याद भी रखना है कि पाई का मान हमारा क्या रखा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 256 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका हमें व्यास पता करना है कि क्या होगा। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है ना, बराबर दोस्तों दिया गया है 616। तो आर स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 616/पाई। तो दोस्तों हमें चूंकि हमें पता है कि पाई का मान कितना होता है, आपको बताया भी हमने 22/7, इसका मान रख लेंगे। दोस्तों हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 616/22। दोस्तों बटे में 7 करेंगे तो ये भाग में था, ऊपर गुड़े में आ जाएगा। 11 दूनी 22 भाग करेंगे, 11×5 = 55, 6×6 = 66, 2 दोस्तों 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 × 7 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर दोस्तों 7 8 56 का 6, 7 दूनी 14, 14 5 200 होता 19। तो आर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका √196। तो दोस्तों यहाँ से आपका आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये त्रिज्या आई अभी, ये फाइनल आंसर नहीं है अभी। आपको क्या निकालना क्या है, हमें इसका व्यास पता करना है। दोस्तों व्यास का हमारा एक फार्मूला होता है सिंपल सा, व्यास बराबर क्या होता है आपका 2 गुणे में त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो दोस्तों 2 और त्रिज्या भी दोस्तों हमने निकाली 14 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 14 बराबर हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तो जो बच्चे भाई जल्दबाजी में रहते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, तो वो बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे और 14 को टिक मार के आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका 28 मीटर। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो इसकी यूनिट लिख रहे थे सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, यहाँ पर सब मीटर में दिया गया तो भाई मीटर में ही लिखेंगे। वो तो हमने देखा नहीं क्वेश्चन में, तो आपको दोस्तों ध्यान में देना है कि अगर यूनिट अगर आपकी मीटर में है तो सब कुछ आपका जो आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा। ठीक है ना, 28 मीटर। तो हमने कौन सा विकल्प टिक करना है, 28 मीटर को टिक करना है। और ये दोस्तों आपका व्यास है, देखिए जो 14 आ रहा है वो आपका त्रिज्या आ रही है, लेकिन हमें प्रश्न में व्यास पूछा गया था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल आपका दोस्तों होता है 360 अंश। यहाँ पर तो ऐसा दिया नहीं गया, लिखा है एक समकोण होता है कि 2 समकोण की 4 की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब 4 समकोण को जोड़ देंगे 90 90 90 और 90, तो दोस्तों आपका बन जाएगा 360 अंश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 समकोण। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अत्यंत बिंदु होता है, ठीक है, कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों, वो कहलाती है आपकी क्रमागत भुजाएं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, क्रमागत भुजाएं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 8 होते हैं, बताइए सोच के आप लोग। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि इसके चतुर्भुज के अंतःकोण आपके 4 होंगे, वो बच्चे बिल्कुल राइट है, यहाँ पर उसका आंसर सही है। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वर्ग की भुजाएं होती हैं, कैसी होती है दोस्तों वर्ग की भुजाएं, सोचिए आप लोग बताइए। केवल 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती है कि सभी बराबर होती है कि सभी असमान होती है कि केवल 2 आसन भुजाएं बराबर होती हैं, सोचिए और आंसर करिए। तो दोस्तों वर्ग की जो होती है ना, सभी भुजाएं आपकी बराबर होती है, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी, ये आपका बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, लंब होते हैं कि बराबर होते हैं कि असमान होते हैं कि समांतर होते हैं, आपको ये बताना है। तो आयत के विकर्ण परस्पर दोस्तों आपके होते हैं बराबर, इसको टिक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, कैसी होती है दोस्तों, आप बताइए। असमान होती है कि समान होती है कि तिरछी होती है कि केवल 2 भुजाएं समान होती हैं, सोचिए और बताइए इसका आंसर। तो जो बच्चे बता रहे हैं कि इसका आंसर समान होगा, वो बच्चे बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, कैसे होते हैं बताइए सोचिए, बराबर होते हैं क्या, समान होते हैं कि समकोण होते हैं कि विपक्षी होते हैं। 63 का क्या आंसर होगा, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 64 नंबर कुछ अलग क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के प्रकार हैं, समलंब चतुर्भुज,
समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो चतुर्भुज के ये प्रकार दिखा रहे हैं, क्या ये सभी चतुर्भुज हैं कि अलग अलग हैं, क्या चीज है? तो दोस्तों देखिए, सभी के साथ अगर चतुर्भुज लिखा है तो वो तो ऑटोमेटिक चतुर्भुज होगा ही ना, तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब बात होती है 65 नंबर क्वेश्चन में कि आयत एक चतुर्भुज है, कैसा है? समलंब है कि समांतर है कि समचतुर्भुज है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम आयत की बात करें तो एक ये समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, समलंब तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, सम भी अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है, कितना होता है? 90 अंश होता है कि 240 होता है कि 270 होता है कि 360 होता है? सोचिए और दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों के मन में आ रहा है कि इसका आंसर 360 अंश होगा, वो बच्चे बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा आपका कि समचतुर्भुज के कोण होते हैं, कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं कि समकोण होते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं? क्या होता है 67 में? तो दोस्तों जो समचतुर्भुज होता है ना, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 27/8 का घनमूल होगा। तो वैसे दोस्तों ये प्रश्न ऐसा आपका कुछ पेपर में आया था कि 3 सहित 3/8 का घनमूल क्या होगा। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैसे गुणा करते हैं। पहले गुणा होता है आपका दोस्तों 8 गुणे 3 प्लस का ऊपर दोस्तों जो था इसका उसको भी जोड़ लेते हैं, ठीक, ऊपर वाला बटे 8 लिख देते हैं। तो 8 3 24 3 27/8। इसका घनमूल दोस्तों क्या हो जाएगा, जब इसका इस क्यूब रूट करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका अंडर रूट में जो क्यूब रूट है दोस्तों 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 बार लिख सकते हैं ना, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बटे में दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2, दोस्तों आपका आ जाएगा कुछ 3/2। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/2। तो जो बच्चों ने विकल्प नंबर सी को लग रहा था उनको सही होगा, तो वो बच्चे बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। देखिए दोस्तों वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है √2 इंटू ए, या भुजा कहते हैं दोस्तों, और हमें दोस्तों विकर्ण दिया गया है 5√2। ठीक है दोस्तों, √2 से √2 कट जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना आसान था ना, कितना था दोस्तों, ये ए लिखा है ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर बी। लेकिन अगर आपको फार्मूला दोस्तों इसका नहीं याद है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। 69 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला लिख लीजिएगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर दोस्तों होता है √2 इंटू में ए लिखिए दोस्तों, या √2 ए को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ठीक है, √2 गुणे भुजा, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी वर्ग की अगर भुजा 25 सेंटीमीटर है तो हमें इसका परिमाप बताना है। तो दोस्तों वर्ग कैसे बनता है, आप एक को थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक वर्ग दोस्तों आपका सिंपल सा ऐसा हो गया, अगर दोस्तों इसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर दिया गया है, दोस्तों देखिए वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, इसको ये भी हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी 25 25। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, पहले आप लिख लेंगे, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है दोस्तों, 4 गुणे भुजा। और दोस्तों हमें एक भुजा कितनी दी गई है, खाली एक भुजा से जरूरत है, 4 गुणे 25 हो जाएगा दोस्तों, और 25 गुणे 4 हो जाएगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आसान था क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका ए सही है। ठीक है, इसको टिक करेंगे और ग्रीन से हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में आप लोग कर लेंगे। देखिए कभी इसका परिमाप निकालना हो तो दोस्तों सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा 25, इसको जोड़ के 25 25 50 25 75 और 25 चौके 100। ठीक है, फार्मूला का यूज तो हम लोग जल्दी के लिए करते हैं, नहीं तो इसका बेसिक तरीका यही है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। दोस्तों आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा कि इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है। और दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो दोस्तों चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा की जगह दोस्तों क्या रख देंगे, 1/2 बराबर आपका 1। ठीक है, यहाँ से दोस्तों sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। तो दोस्तों यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का मान हमारा निकल आएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2।
ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक में से 1/2 घटेगा तो 1/2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा पूछा गया था साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो दोस्तों इसका मान 1/2 होगा। अगर साइन थीटा का मान पूछा जाता तो 1/√2 होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको ध्यान देना है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। हो सकता है कि बच्चे जल्दबाजी में आके 1/√2 जो है इसको टिक मार सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों ये ओ दिख रहा है आपका, ये वृत्त का केंद्र है और कोण ACB का मान हमें 40 अंश दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों, कोण ACB बराबर आपका है 40 अंश। ठीक है, तो दोस्तों हमें बता मतलब कोण AOB की माप हमें ज्ञात करना है। पूछा क्या गया दोस्तों, ये वाला कोण दोस्तों आपको जो केंद्र में दिख रहा है, ये वाला कोण की हमें माप बताना है। तो दोस्तों अगर ये 40 अंश होगा तो इसका ये जो आपका केंद्र पर बना कोण होता है ये डबल हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका सिंपल सा हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 80 अंश। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका BTC 2016 में पूछा भी जा चुका है पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका BTC में आ चुका है, या DLED 2016 में यह प्रश्न पेपर में आपके पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल है। ठीक है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं, आप लोग इसको गेस कर सकते हैं, तब तक तुक्का लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं भाग करके। -4/5 तथा इसको भाग करना है 8/15 से। तो क्या होगा दोस्तों, जब ये गुणा में आएगा तो लास्ट का लास्ट से गुणा, बीच का बीच से गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -4/5 दोस्तों ऊपर पलट जाएगी ना संख्या, 15/8 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 एक 15। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे विकल्प नंबर सी, माइनस का 3/2 दिया गया है, यही आपका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आप कहेंगे ये क्वेश्चन कभी आया है कि नहीं, तो दोस्तों ये DLED 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, DLED या BTC। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो दोस्तों आप बताना आपको क्या होगा इसका आंसर। तो इसको दोस्तों आंसर आएगा आपका विकल्प नंबर डी, आंसर आएगा 3। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका BTC 2017 में पूछा जा चुका है, या DLED, तो आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, 0.000408 का घनमूल होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, घनमूल आपको बताना है। तो लिखा है दोस्तों 0.00008। ठीक है, इतना लिखा है। ये दोस्तों दशमलव चिन्ह हटाएंगे, कितने जीरो दोस्तों, यहाँ पर 2 जीरो था, 2 2 4 1 5। ठीक है दोस्तों, तो नीचे 5 जीरो आ जाएंगे, 3 4 5, 4 जीरो और 8 का आ गया। ठीक है, इसका दोस्तों हमें क्या बताना है, घनमूल। तो कैसे होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों यह प्रश्न आपके पता है DLED 2017 में पूछा जा चुका है पहले ये क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों इसी वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन दोस्तों वहां पर आपका क्वेश्चन थोड़ा हटकर था। वो था 0.123 4, वहां 5 जीरो था और 8 ऐसे लिखा था। तो दोस्तों उसका हमने क्या किया था, दशमलव का चिन्ह हटाया था। दोस्तों नीचे कितने 6 जीरो आ गए थे, 3 3 6। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सही था, मतलब ये हुआ था 8/10⁶। अब दोस्तों ये वाला प्रश्न आपका क्या बनेगा पता है, 8/10⁵ अब दोस्तों ऊपर का तो आ जाएगा 2 और नीचे का दोस्तों नहीं आ पाएगा, तो वो अंडर रूट में रह के ही इसका आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे गलत क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी गलत आएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग अपने आप से मान सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिलहाल इसका दोस्तों जो सही क्वेश्चन होगा वो यही होगा जो हमने यहाँ पर आपको पहले लिखा था। यहाँ पर दोस्तों पहले 3 तो 5 जीरो होंगे, फिर 8 लिखा रहेगा। तो दोस्तों ऊपर 8/10⁶ इसका जब घनमूल ऐसे निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 का दोस्तों मैं बताया था आपको 2 आ जाता है, 10⁶ है दोस्तों, तो यहाँ पर 10⁻2 आ जाएगा इसका। तो दोस्तों 2/100 हो जाएगा आपका। 2/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.02। इसको हमने देखिए शुरुआत में वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल दोस्तों इसका क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा इस प्रश्न का। इन 4 जो आपके सामने दोस्तों विकल्प दिख रहे हैं, फिलहाल इस विकल्प में इसका आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सही क्वेश्चन अगर होता तो इसका दोस्तों आंसर आपका 0.02
बन जाता, जो कि आपको दोस्तों विकल्प नंबर 2 दिया गया है। लेकिन इस प्रश्न का क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका फिलहाल यहाँ पर आंसर नहीं है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसको भी देख लेते हैं। 3 2 5, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा है 8/10 की घात 5 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसका दोस्तों जब हम घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। जो काफी बच्चे कहेंगे सर ने बताया नहीं, तो हो जाएगा दोस्तों ऐसा कुछ। आपका 8 का घनमूल दोस्तों 2 बाहर आ जाएगा, नीचे एक 10 आपका बाहर आएगा दोस्तों, और आपका घनमूल के अंदर रहेगा √10 में 3, ये 10 का स्क्वायर या 100 लिख सकते हैं इसको अंदर। तो दोस्तों 2/10 को आप ऐसे लिख दीजिए 0.2, आपका अंडर रूट घनमूल में आपका 100 रहेगा, और बाहर ऐसे 3 लिखा रहेगा। यही आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा फिलहाल विकल्प तो दिया नहीं गया है। ऐसे क्वेश्चन गलत कभी कभी पेपर में आपके पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, आइए देखते हैं। sin 30/cos 60 का मान आपको बताना है। क्या लिखा दोस्तों, sin 30 बटे में cos 60 का मान दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों sin 30 का मान होता है आपका 1/2, और cos 60 का मान भी दोस्तों होता है आपका 1/2। तो बस 1/2 से 1/2 कट गया, बचेगा कितना दोस्तों, ये, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो मतलब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न मतलब बीटीसी या डीएलएड में आपके आ सकते हैं। 2017 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ाई करना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन क्या था, 77, समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस y बराबर 7 के हल में y का मान दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ से y का मान क्या निकल कर आएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको दिया गया 5x बराबर y, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर दोस्तों आ जाएगा आपका y/5, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया आपका क्वेश्चन में 2x प्लस का y बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर x की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे, y/5, 2 इंटू x की जगह दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे, y/5 प्लस का y बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो यहाँ से गुणा हो जाएगा 2y/5 प्लस का y बराबर 7। एक काम करते दोस्तों यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 2y प्लस का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5y/5 बराबर 7 हो जाएगा। दोस्तों जोड़ लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7y/5 बराबर 7। देखिए दोस्तों 7 से 7 कट गया, तो यहाँ बचा कितना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा, जब 5 का गुणा इधर होगा तिर्यक, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो दोस्तों हमारा y का मान निकल कर आ चुका है 5। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके साथ हम लोग जाएंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, 78 cot 30/tan 45 का आपका मान पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला गया दोस्तों, cot 30/tan 45 का दोस्तों आपको मान बताना है। देखिए दोस्तों सभी बच्चों को पता होगा cot 30 का मान होता है आपका √3/tan 45 का मान दोस्तों होता है आपका 1। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा √3। तो विकल्प नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा आपका, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ हम टिक करेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बीटीसी या डीएलएड 2018 में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, किसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल दोस्तों 8800 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की आपको त्रिज्या बताना है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला सिंपल सा होता है आपका πr², ठीक है दोस्तों। और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 8800 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ इसका r का मान ज्ञात करना है, यही r आपकी त्रिज्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8800 बटे का पाई, और दोस्तों पाई की वैल्यू होती है, साइड में लिख लीजिए 22/7, ठीक है। सभी बच्चों को पता होगी या 3.14, लेकिन यहाँ फिलहाल हम 22/7 ही रखेंगे। तो r² बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा 8800 बटे में 22, और 200/7 करेंगे तो 200 ऊपर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। भाग कर लेते हैं, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 00, ठीक है। तो दोस्तों आपका r² बराबर आ गया 400 गुणे में 7। तो r बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका √400 गुणे 7। दोस्तों हम लोग 400 को क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए, जरा आप लोग बताइए।
400 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं ना 20 गुणे 20 गुणे 7। तो दोस्तों अगर ये दो का जोड़ा एक बन गया तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। दो जोड़ा बन गया तो मतलब एक 20 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर दोस्तों हो जाएगा 20 अंडर रूट का 7। ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार रहना है। तो आपका फाइनल आंसर होगा 20 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, विकल्प नंबर डी के साथ जाएंगे, आप इसको टिक करेंगे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करें दोस्तों तो आपको मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी आपका बीटीसी या डीएलएड 2018 में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये देखते हैं। 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के हल होंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, 2x², ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है, हमने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, पहले और लास्ट का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 एकम 2। और दोस्तों आप ये चिन्ह देख रहे होंगे यहाँ पर माइनस वाला, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर जो x का कॉफिशिएंट या गुणा के दोस्तों क्या 1 है ना, तो दोस्तों घटाने पर 1 आए, 2 एकम 2 करेंगे दोस्तों, 2 गुणे 1 मतलब 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो मतलब 2x² करेंगे माइनस का 2x प्लस का x, ठीक है, माइनस का 1। देखिए दोस्तों -2x में से प्लस का x घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का x, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन लेने वाली बात आ गई, 2x कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों बचेगा कितना आपका x माइनस का 1। दोस्तों यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस का 1 बराबर आपका 0। अब दोस्तों देखिए दोनों ब्रैकेट में आपका x माइनस 1 यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस 1 यहाँ भी दिख रहा है। अब x माइनस 1 को ही हम कॉमन क्यों ना ले लें, इसको ही कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 1 दोस्तों कॉमन लेते ही आपका बचा कितना, आपका 2x प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, बराबर आपका 0। तो दोस्तों एक बार इसको 0 के बराबर रख के देखते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर रख के देखते हैं, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x माइनस 1 बराबर दोस्तों अगर आप 0 रखते हैं तो हमें x बराबर 1 मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बराबर आपका आ गया माइनस का 1 और x का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। तो दोस्तों आपके दो आंसर आ जाएंगे, तो x बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 और माइनस का 1/2। यही आपका फाइनल आंसर होगा, इसी को आंसर करके टिक करेंगे, 1 और 1/2 माइनस का। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग पहला विकल्प नंबर 1 का यही वाला सही आंसर है, बिल्कुल दोस्तों 80 का पहला विकल्प, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में है दोस्तों तो आगे से आप लोग इसको आसानी से कर सकें, उम्मीद करते हैं। तो गुणनखंड का क्वेश्चन था दोस्तों, तो गुणनखंड करना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है, कुछ बच्चों के लिए आसान होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप लोग पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये देखते हैं। संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों पहले हम आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देते हैं। अगर दोस्तों 100 का वर्गमूल हम निकालते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, 100 का वर्गमूल निकालने पर आपका आंसर आता है 10। तो दोस्तों इसमें 10 में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे दोस्तों बोला गया आपका 14,641 का वर्गमूल दोस्तों निकालना पहले, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वर्गमूल निकाल लेंगे तो दोस्तों 14,641 फिलहाल आपका 121 का वर्गमूल होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने अंक गिन लीजिए, 1 2 3। तो दोस्तों आपको अंकों की संख्या आ जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यार कैसे याद करेंगे कि अब ये आंसर कैसे आएगा। तो दोस्तों आपको देखिए थोड़ा बहुत गेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कोई तरीका हो नहीं सकता दोस्तों, या तो आप लोग इसके फैक्टर करने की कोशिश करिए जिसमें आपका काफी समय लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, 14,641 ना, इसके आप फैक्टर करिए। पहले अगर दोस्तों आप 11 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 और 6 बचा, 11 तिहाई 33, 3 11 तिहाई 33, 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आप 11 से भाग कर सकते हैं, 11 एकम 11, 2 और 3, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर दोस्तों 11 से भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा और 11 से फिर भाग करेंगे लास्ट में तो 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, आप ये दो जोड़ा बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 गुणे 121 या 11 की घाते 4। तो दोस्तों आपका आंसर तब भी 11 की घाते 2 ही आएगा। तो जो भी तरीका दोस्तों आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ना तो थोड़ा समय लगेगा। और हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना था कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप समझ गए ना, 121 में मतलब कितने टोटल अंक लिखे, 3। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कभी √9 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए दोस्तों, तो √9 का आंसर कितना आएगा, 1, 3 आ जाएगा ना।
इसका आंसर कितना आएगा पहले देखिए। इसका आंसर दोस्तों आपका 3 आ जाएगा, और 3 में दोस्तों अंकों की संख्या टोटल कितनी है, 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ना कि 3। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 82 नंबर की किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल अगर 285 है तो चौथे कोण की हमें माप बतानी है। दोस्तों आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है आपका 360 होता है, ठीक है ना, चारों कोणों का योगफल। लेकिन दोस्तों हमें दिया गया 3 कोणों का योगफल 285, तो चौथे कोण का माप। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका चौथा कोण कितना है, माना चौथा कोण हमारा कितना है, चौथा कोण बराबर दोस्तों आपका है x। ठीक है, तो दोस्तों x प्लस दोस्तों 3 जो कोण दिए गए उसका योगफल आपका 285 है, बराबर दोस्तों चारों कोणों का योगफल आपका 360 होता है। तो x बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा 360 माइनस का 285, घटा लेते दोस्तों तो आपका x बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और दोस्तों यहाँ पर बचा 15, 15 में से 8 गया 7, 75 अंक। ठीक है, x का मान आ गया हमारा 75 अंक। तो दोस्तों चलिए 75 अंक कौन सा है इसको टिक पहले करते हैं। आपका विकल्प नंबर दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखिए जो आज आपने सारे क्वेश्चन देखे, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने 82 क्वेश्चन देख लिया आपके बहुविकल्पीय के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई सी भी क्वेश्चन में डाउट हो, संदेह हो कि आपको समझ में नहीं आया, तो बेझिझक आपको कमेंट करना है। फिलहाल अभी दोस्तों आप सीखने की कड़ी में, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको तुरंत अति लघुत्तरी और लघुत्तरी की वीडियो देखना है। तो दोस्तों जैसे ही वीडियो समाप्त होती है पहले उसको आप देखिए और अपने आप को जांचिए, और दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 82 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। जितने भी हुए दोस्तों 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40, तो आपको कमेंट करना है। दोस्तों आपका कमेंट जरूरी है क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियोस बनाने की दोस्तों जो ताकत मिलती है वो आपके कमेंट से ही आती है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा।